अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं अपने यूट्यूब चैनल सदाकत ब्लॉग की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम रोज़ाना एक नया सब्जेक्ट लेके और अवाम नास की और जूनियर लायर्स की फरमाइश पर और उनकी ख्वाहिशात पर वो वीडियो बनाते हैं जो सब्जेक्ट हमारी सोसाइटी में जिसकी डिमांड ज़्यादा है और जो डेली बेसिस पर लोगों को रोज़ाना मसाइल दरपेश होते हैं। तो हमें तो एक मुद्दत गुज़र गई ये काम करते हुए, तो अब तो ये हमारा जो काम है ये ऐसा है कि हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि हम अवामुन नास को जो है वो प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन, लोगों को एजुकेट करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें और जो जूनियर लायर्स हैं ख़ास तौर पर मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में उनके लिए भी ऐसी इंफॉर्मेशन यूट्यूब के थ्रू मिल जाए जो घर बैठे वो जिस सब्जेक्ट में चाहें वो मालूमात ले सकें और अपने आप को अपडेट कर सकें। लेकिन मैं एक बात आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन का है। यानी जब मियाँ बीवी में सेपरेशन हो जाती है तो बच्चे जो हैं वो फुटबॉल बन जाते हैं। बाप अगर उनको रख ले तो फिर मुसीबत, मार होती है, और माँ अगर रख ले तो बाप जो है वो बेकरार परेशान होता है कि मेरे बच्चे हैं। तो बच्चे इस तरह से डिवाइड होते हैं और एक डिस्प्यूट का ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बन जाते हैं। तो ये सारा मैटर जो है ये इससे जो लॉ डील करता है उसको कहते हैं गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ कानून है और बड़ा अच्छा कानून बना हुआ है और इस पर हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने काफ़ी बेहतर अंदाज में अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, मसलन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने। तो गाइडलाइंस उन्होंने मुरतब कर दी हैं। उन लाइंस पर इनकी बच्चों की कस्टडी को डिसाइड करते हुए वो उन लाइंस को फॉलो अप करना पड़ता है। आज की हमारी वीडियो के 3 सेगमेंट्स हैं। वो सेगमेंट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और जो आपकी ख्वाहिश है लर्निंग की या इंफॉर्मेशन की मालूमात की वो आपको मिलती रहे। बात ये है कि हम जो ये अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं रोज़ाना का, ये सिलेक्ट करते हैं इस रोशनी में कि लोगों की डिमांड क्या है। आप लोगों के लिए बना रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बुक स्टडी कर रहे हैं, जितनी मेहनत हो रही है ये आप लोगों के लिए है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक है या वेलफेयर ऑफ जूनियर लायर्स है। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं आगे के यहाँ से आपको मालूमात मिल जाएगी। अब बात यह है कि सारी बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। पॉसिटी ऑफ टाइम की वजह से हम जो मेन डिस्प्यूट्स हैं उन पे बात करेंगे और जो मेन सेक्शंस हैं, जो मेन हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर बात करेंगे ताकि आपको मोटा मोटा और अच्छे तरीके से डिटेल में ये पता चल जाए ये बच्चों की कस्टडी का प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ता है और ये कैसे डिसाइड होता है और कौन से रेलिवेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोर्ट जो है वो इन्हिसार करके इनका फ़ैसला करती है। हमारे पास आज तक इस सब्जेक्ट के लिए 5 मैसेजेस आए हैं। वो 5 मैसेजेस में से 3 मैसेजेस लड़कियों की बच्चियों की तरफ से है, शादीशुदा बच्चियों की तरफ से, और 2 मैसेजेस जो हैं वो खामदों की तरफ से हैं, हस्बैंड्स की तरफ से हैं। वो उन्होंने अपनी बात की है और बच्चियों ने अपनी बात की है। असल बात यह है कि उस तरफ से हों, खामद की तरफ से हों या बीवी की तरफ से हों, जो मैटर डिसाइड करना होता है वो प्रिंसिपल सेम होता है, वेदर यू रिप्रेजेंट वाइफ और वेदर यू रिप्रेजेंट हस्बैंड।
वाइल डिसाइडिंग द फैक्टर ऑफ कस्टडी ऑफ माइनर, आपने जो प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ, वो आपको बयान करता हूँ। इसमें हमने जो लेटर चुना है वो है एक ख़ातून इस्लामाबाद से लिखती हैं, फरीहा अबू बकर। ये कहती हैं कि मेरी एक कज़न है जो इस्लामाबाद में रहती है और उसकी शादी हुई थी कोई 5 साल पहले, और उसके 2 बच्चे हैं, एक छोटी बेटी है 2 साल की और एक 4 साल का बेटा है। मियाँ बीवी में निभा नहीं हो सका और इनमें सेपरेशन हो गई है, और सेपरेशन एमिकेबली हो गई, और बच्चे जो थे वो माँ की कस्टडी में थे, छोटे बच्चे थे, वो माँ की कस्टडी में थे। और पीरियडिकल हमने अरेंजमेंट ये किया हुआ था, म्यूचुअली किया था अरेंजमेंट मुलाकात का। बच्चों को सैटरडे नाइट को बाप ले जाता था और संडे की नाइट को हमारे घर पे छोड़ जाता था। बाप रहता है पिंडी में और जो उसकी वाइफ है उसकी रेजिडेंस है इस्लामाबाद में। अब ये जानना ज़रूरी है कि रावलपिंडी एक अलहदा डिस्ट्रिक्ट है और इस्लामाबाद भी एक अलहदा डिस्ट्रिक्ट है। तो फरिया अबू बकर ने पूछा है कि ये बताएं कि हमारे साथ थोड़ी ज़्यादती हो गई है, हस्बैंड ने ज़्यादती की है। वो ज़्यादती ये की है कि अब बच्चों को मुलाकात के लिए वो लेके गया और बच्चों को उसने फोर्सेबली अपने पास रख लिया और बच्चों को वापस नहीं किया। तो इस कंडीशन में हमें क्या रेमेडी अवेलेबल है, हमें क्या करना चाहिए, किस कोर्ट में जाना चाहिए और इस बारे में लॉ क्या है, ज़रा तफसील से बता दीजिए। तो यही कॉमन क्वेश्चन बाकी जो 4 लोग हैं उन्होंने ही पूछे हैं, तो उनके क्वेश्चन भी इसी में कवर हो जाएंगे जो हम आपको बयान करेंगे। हमारे इस सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है परमानेंट कस्टडी ऑफ माइनर का, कि परमानेंट कस्टडी लेने के लिए लॉ क्या है और किन फैक्टर्स को कोर्ट अंडरस्टैंड करती है और कोर्ट कंसिडर करती है। और एक पार्ट है इसका इंटरम कस्टडी या विजिटेशन राइट्स। मिसाल के तौर पे बच्चे अगर माँ के पास हैं तो बाप को विजिटेशन राइट्स का हक हासिल है। विजिटेशन राइट्स कहते हैं इस बात को कि मंथली बेसिस पर या फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन के बाद बाप जो है बच्चों से मुलाकात का कोई शेड्यूल तय कर सकता है, वो भी इसी लॉ में दिया गया है। और तीसरा जो हमारा इसका पोर्शन है वो पोर्शन ये है कि बच्चों की कस्टडी अगर फोर्सिबली माँ की कस्टडी से रिमूव कर दी जाए, यानी बाप मिलने के लिए बच्चे लेके गया, फोर्सिबली उसने रख लिए, या माँ के घर आया, बीवी के घर आया और बच्चों की माँ से वो ज़बरदस्ती छीन के ले गया, दोनों में किस्सा एक ही है। हम तीनों को अलग-अलग रखेंगे और अलग-अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये बच्चों की कस्टडी माइनर्स की। माइनर्स उनको कहते हैं जिनकी एज 18 साल से कम हो और नाबालिग हों। अब ये जिन 2 बच्चों का मैंने जिक्र किया है, एक की उम्र 4 साल है और दूसरे की उम्र जो बच्ची है उसकी उम्र 2 साल है। ये माइनर हैं, बहुत छोटे हैं। तो इसमें सिचुएशन ये है कि बाप ले गया और बाप ने फोर्सबली रख लिए। तो ऐसी सिचुएशन में एक लॉ है जिसको कहते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो है वो डिफ़ाइन किया गया है, वो डील करता है सेक्शन 491 491 CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी। ये मेरे सामने बुक पड़ी है, मैं सारा सेक्शन नहीं पढ़ूँगा। ये प्रोविजन जो है ये बेसिकली ये हाई कोर्ट का इख्तियार है कि अगर कोई शख्स में शामिल होता है माइनर बच्चा भी और बड़ा भी, उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा जाए या रॉन्गफुल कस्टडी में रखा जाए, तो हाई कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो समरी तरीके से वो उनको दूसरी पार्टी को जिसकी कस्टडी में वो शख्स, वो औरत या वो बच्चा या वो माइनर लड़की हो या लड़का हो, उसकी कस्टडी में हो, तो वो उसकी कस्टडी वापस उस आदमी को
या उस औरत को रेस्टोर कर सकती है जिस औरत से या जिस आदमी से उसकी कस्टडी छीनी गई हो या ली गई हो। अब ये पहले सारा काम करती थी हाई कोर्ट, लेकिन रश ऑफ वर्क की वजह से हाई कोर्ट को इख्तियार है कि वो आगे फर्दर पावर डेलीगेट कर दे। और इसमें 491 में अब जो है ये सेक्शन 1A आगे ऐड किया गया है और इसमें ये दिया गया है इख्तियार हर ज़िले के सेशन जज को कि जितनी पावर्स हाई कोर्ट को हासिल है वही पावर सेशन जज को हासिल है। होता ये है जैसे बाप ने फोर्सबली ये दोनों बच्चे रख लिए तो उसके फौरी बाद ये ख़ातून जो है ये जाके अपना लॉयर एंगेज करेगी और दरख्वास्त लिख के देगी, बच्चों की सबूत लगाएगी, साथ बर्थ सर्टिफिकेट लगाएगी या बेफॉर्म लगाएगी और बताएगी मेरे बच्चों की उम्रें ये हैं, हमारी सेपरेशन हो गया। वो फैक्ट सारे लिखेगी और लिखने के बाद ये बताएगी कि फ़लाँ डेट को बच्चों को लेने के लिए आया, मुलाकात के लिए आया, लेके गया और कस्टडी उसने अपने पास रख ली और मुझे कस्टडी से महरूम कर दिया और बच्चों की कस्टडी फोर्सबली रख ली। अब सेशन जज करेगा क्या? सेशन जज ये करेगा कि दरख्वास्त आने पर फौरी तौर पर रिस्पोंडेंट को यानी हस्बैंड को नोटिस देगा और ये याद रखें कि ये उस ज़िले की सेशन जज को इख्तियार होगा जिस ज़िले में बच्चे रह रहे होंगे, बच्चों का वजूद जिस ज़िले में होगा। मिसाल के तौर पे बच्चे माँ की कस्टडी में थे, वो तो रावलपिंडी में रहती थी, लेकिन बाप लेके उनको रखा हुआ है इस्लामाबाद के ज़िले में, इस्लामाबाद सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है। तो ये 491 का जो केस आपको करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, इस्लामाबाद ज़िले की अदालत में, इस्लामाबाद के सेशन जज में। वहाँ के सेशन जज जिस थाना की हदूद में वो खामद उनका रहता है या सबका खामद रहता है उसको थ्रू SHO मुतलका थाने के SHO को नोटिस भिजवाएंगे और 2-3 दिन की डेट डालेंगे। बड़ी शॉर्ट सी कार्रवाई होती है और उसको बुला के उसको कहेंगे या तुम जवाब दाखिल करो, तहरीरी जवाब दाखिल करो, या तुम आके स्टेटमेंट दो, बताओ कि ये क्या कहते हो इस बारे में, तुमने बच्चे माँ की कस्टडी से ले लिए फोर्सबली। तो वो कुछ आके बताएगा, वो कहेगा कि मुझे कस्टडी जो है वो मेरे पास थी, सच कहेगा, झूठ कहेगा, कुछ कहेगा, लेकिन माँ जो दरख्वास्त देगी वो एफिडेविट लगा के वो सच्चा बयान देगी और वो बताएगी कि कस्टडी मेरे पास थी और मेरे पास गवाह भी मौजूद हैं। तो जज साहब उनको बुला के कहेंगे कि माँ को कस्टडी रिस्टोर करो, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है, ये नुक्ता याद रखिए, ये अरेंजमेंट कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है, ये अरेंजमेंट आर्जी अरेंजमेंट है। आर्जी से मुराद ये है कि ये कोई फाइनल एडजुडिकेशन नहीं है, फाइनल फैसला नहीं है। माँ के बारे में कस्टडी जो है वो रिस्टोर कर दी जाएगी माँ को, दोनों बच्चों की, और जज साहब ये कहेंगे कि बाप जो है वो अदालत के रूबरू कस्टडी जो है हैंड ओवर करे माँ को जिससे कस्टडी ली गई थी, और परमानेंट कस्टडी के लिए अगर वो लेना चाहता है, अगर वो कुछ लीगल एक्शन करना चाहता है, तो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की सेक्शन 25 के तहत परमानेंट कस्टडी का केस गार्डियन कोर्ट में दायर करे। अब वो गार्डियन कोर्ट में कहाँ दायर करेगा? बच्चे कस्टडी रिस्टोर हो गई माँ को, बच्चे इस्लामाबाद की हदूद से, इस्लामाबाद के ज़िले से पिंडी के ज़िले में आ गए। अब बच्चों की रिहाइश माँ के पास रिस्टोर हो गई, कस्टडी बहाल हो गई। अब बच्चों की रिहाइश रावलपिंडी में है, लिहाजा रावलपिंडी की गार्डियन कोर्ट में सेक्शन 25 का केस दायर होगा और उसमें वो बताएगा, वो बयान लिखेगा कि इन ग्राउंड्स पे मैं कस्टडी परमानेंट लेना चाहता हूँ। वो ग्राउंड्स क्या हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। असल बात यह है कि सुपीरियर कोर्ट्स ने अपने बड़े फैसलों में ये कहा है कि परमानेंट कस्टडी सेक्शन 25 ऑफ द गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट्स की हैंड ओवर करने के लिए अगर बाप मांगता है कि मुझे कस्टडी दी जाए, ये माँ के पास बेहतर नहीं है, मैं इनका बेहतर ख्याल करूँगा,
तो उसको बताना पड़ेगा, वजूहात बतानी पड़ेंगी कि किन वजूहात की बिना पर माँ से कस्टडी ली जाए, माँ को डिप्राइव किया जाए। बच्चे तो छोटे हैं, मासूम हैं, नाबालिग हैं, तो क्या ऐसी ख़ास बात है जो माँ से बच्चों की कस्टडी लेके बाप को दी जाए। अच्छा, अब क्या फैक्टर्स हैं कानून में जो अदालत कंसिडर करेगी, गार्डियन कोर्ट ये कंसिडर करेगी कि क्या फैक्टर्स ज़रूरी हैं जिस वजह से बच्चों की कस्टडी जो है वो माँ को डिप्राइव किया जाए, बाप को दी जाए परमानेंट कस्टडी। तो वो फैक्टर जो हैं वो सुपीरियर कोर्ट्स के कुछ फैसले हैं, उसकी रोशनी में मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, और वो जो पॉइंट्स अदालतों ने सेटल डाउन किए हैं वो मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात देखी जाती है कि बच्चे की वेलफेयर किस में है, बच्चे की फलाह व बहबूद किस में है। आया बच्चा या दोनों बच्चे माँ की तहवील में हों तो वो ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, उनकी तरबियत, उनकी तालीम या उनका खाना पीना या उनका जो परवरिश का माहौल है ये ज़्यादा माकूल और ज़्यादा मुनासिब माँ की कस्टडी में होगा, या माँ के हालात ऐसे हैं वो रख नहीं सकती, या वहाँ उनकी परवरिश जो है वो हैम्पर होने का अंदेशा है, या कोई माँ के हालात ऐसे हैं कि वो उनकी निगहदाश्त, उनकी बुदबाश नहीं कर सकती और ये कस्टडी माँ को दी जाए। वो हालात क्या हैं? वो हालात ये हैं कि एक फैक्टर ये है कि अगर बच्चों की माँ जो है वो इमोरल करैक्टर की औरत है, मिसाल के तौर पे वो औरत नशा करती है या ओबाश नौजवानों के साथ उसका बैठना उठना है, वो किसी बैड करैक्टर की औरत है, उसका करैक्टर अच्छा नहीं है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि बैड करैक्टर वाली बात सिर्फ आपने लिख के केस में नहीं कहनी, इसके लिए आपको शहादत की रोशनी में, सबूत की रोशनी में या डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में साबित करना पड़ेगा कि बैड करैक्टर कैसे है, उसका क्या सबूत है। कोई गवाह ऐसे पेश करेंगे आप जो ये कहेंगे हमने इस औरत को फलां फलां हरकतें करते हुए अपनी आंखों से देखा है, या कोई ऐसा मॉडर्न डिवाइसेस में कोई उसकी चैट ऐसी हो, टेलीफोन की, मोबाइल फ़ोन की चैट ऐसी हो, उसका डाटा लेकर पेश किया जाए, उसका एक प्रोसीजर है, उस पर फिर बात करेंगे। या कोई उसके लव लेटर हों जिसमें उसका कोई नाजायज़ अफेयर किसी गैर आदमी के साथ चल रहा हो और वो उसका करैक्टर जो है वो डाउटफुल हो, तो फिर ये कहा जा सकता है कि बच्चों की शख्सियत पर उसका बैड असर होगा, बुरा असर होगा, बच्चों की परवरिश और बच्चों की जो तालीम और तरबियत है वो दुरुस्त तरीके से नहीं होगी। ये औरत जो है कोई गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और बच्चे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, तो इसलिए कस्टडी ले के माँ से बाप को दी जाए। लेकिन ये बात भी सोचने की है, ये बात भी याद रखने की है कि अदालत यकतरफ़ा फ़ैसला नहीं कर देगी कि एक पार्टी को सुन के तो उसके हक़ में फ़ैसला कर देगी कि कस्टडी माँ से लेके बाप को दे दी जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अदालत जो है पूरा शहादत का मौका दोनों फ़रीक़ैन को देगी। अदालत बाप ने अगर केस किया है तो बाप को मौका देगी कि जाए आप शहादत लेकर आएँ, गवाह लेकर आएँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, और फिर उसके बाद अदालत माँ को मौका देगी। माँ से ये कहेगी आपके पास कोई शहादत है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, मिसाल के तौर पे बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट, बच्चों की स्कूल की रिपोर्ट्स, अगर वो स्कूल गोइंग हैं तो वो पेश करेगी और बताएगी कि मेरे बच्चे तो क्लास में पोजीशन ले रहे हैं, मेरे बच्चे तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चों की ये फ़ीस अदा हो रही है, मैं ये अदा कर रही हूँ, मैं इनको छोड़ के आती हूँ, मैं इनको लेके आती हूँ, खुद ड्राइव करती हूँ या मैंने गाड़ी लगाई है, वगैरह वगैरह थिंग्स लाइक दिस। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद, सारी शहादत लेने के बाद हतमी तौर पर अदालत फिर बहस सुनेगी, बहस के बाद फैसला करेगी। अब एक सवाल लोग पूछते हैं अक्सर कि ये प्रोसीजर कैसे होगा, कि ये तो एक स्पेशल लॉ है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का, तो इसका प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा? इसका प्रोसीजर करीब करीब वही फॉलो होगा जो सिविल सूट का प्रोसीजर होता है।
मिसाल के तौर पे दावा आ गया, जवाब दावा आ गया, इश्यूज़ फ्रेम हो गए, शहादत आ गई, उसके बाद तरदीद में शहादत आ गई, उसके बाद बहस हो गई, उसके बाद फ़ैसला हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से उन्हीं प्रिंसिपल पर, ये प्रिंसिपल इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक होते हैं और इन्हीं प्रिंसिपल्स को बुनियाद बनाकर फ़ैसला किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी को सुन के फ़ैसला कर दिया जाए। अच्छा, इसमें मैं अब एक तीसरा सेगमेंट आपको बताना चाहता हूँ। वो तीसरा सेगमेंट, इसमें तीसरा पोर्शन जो है वो ये है कि अगर 491 में सेशन जज ने कस्टडी बाप से लेके माँ को रेस्टोर कर दिया और ये डायरेक्शन दे दी, अपने ऑर्डर में लिख दिया कि ये जाएं गार्डियन कोर्ट में, वहाँ से फ़ैसला ले और परमानेंट कस्टडी का फ़ैसला ले, तो ये तो उसमें आ गया, वो तो इंटरिम अरेंजमेंट था। अब इंटरिम अरेंजमेंट के दौरान और केस चलने के दौरान, मिसाल के तौर पे ये जो सेक्शन 25 का परमानेंट कस्टडी का बच्चों का, माइनर्स का केस है, ये चलता है 2 साल, 1 साल या 3 साल, बाद दफ़ा वक्त ज़्यादा भी लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बाप की क्या हक हासिल है, उसको क्या हकूक़ हासिल है कि वो बच्चों की जो है मेल मुलाकात से वो महरूम कर दिया जाएगा, या उसको कोई ला इजाज़त देता है कि वो विजिटेशन राइट्स उसको हासिल है। तो उसके लिए विजिटेशन राइट्स के लिए सेक्शन 12 है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का, वो अपने मेन केस के साथ एक दरख्वास्त लगाएगा सेक्शन 12 की, और उसमें ये लिखेगा कि मैं बाप हूँ और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं बच्चों के बगैर रह नहीं सकता और मुझे उनकी याद सताती है, और अगर मैं बच्चों से दूर, बच्चों को मुझसे दूर रखा गया या मैं बच्चों से दूर रहा तो मेरे बच्चे मुझे भूल जाएंगे और उनको याद नहीं रहेगा कि ये बाप जो है कोई है, ये कौन होता है। तो फिर अदालत केस की समाअत के दौरान एक इंटरिम अरेंजमेंट करेगी। वो इंटरिम अरेंजमेंट ये होता है कि अदालत महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार मुलाकात का शेड्यूल तय कर देती है और अपनी ऑर्डर शीट में ये लिख देती है कि आप जो हैं वो माँ को कह देती है कि आप, वो रिस्पोंडेंट होती है, बच्चे भी पार्टी होते हैं, तो वो आके अदालत के अंदर कोई एक दिन मुकर्रर कर देते हैं और मिसाल के तौर पे 10 बजे से 12 बजे तक मुलाकात का टाइम मुकर्रर कर देते हैं। उस वक्त पर दोनों पार्टियां भी आ जाती हैं, उनके लॉयर्स भी आ जाते हैं, और कोर्ट के साथ एक एडिशनल कमरा होता है, उसका एलमत का कमरा हो या स्टेनो का कमरा हो, या इवन अदालत में भी एक साइड पे कुर्सियाँ रखी होती हैं, बैठ के बाप की मुलाकात हो जाती है। वो बच्चों के खिलौने लेकर आता है, तोहफे लेकर आता है। ये तोहफ़ों की, खिलौनों की पाबंदी नहीं है, ये उसकी चॉइस होती है, लेकिन अक्सर लोग लेकर आते हैं और कोई ईटेबल्स लेकर आते हैं, कोई चॉकलेट्स लेकर आ गए, कोई चिप्स लेकर आ गए, ताकि बच्चों के दिल में प्यार बरकरार रहे। ये इंटरिम अरेंजमेंट होता है जब तक मुकदमे का फ़ैसला नहीं हो जाता। और अगर मुकदमे का फ़ैसला ये हो जाता है कि कस्टडी माँ के पास रहेगी, परमानेंट कस्टडी बाप हकदार नहीं है, माँ उनकी निगहदाश्त परवरिश ठीक तरीके से कर रही है और ये कस्टडी माँ के ही तहवील में रहेगी, तो फिर अदालत जो है हमेशा के लिए उनके बालग होने तक के लिए ये कर देगी कि एक शेड्यूल मुकर्रर कर देगी कि बच्चों की मुलाकात बाप के साथ कैसे होगी। उसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े इम्पॉर्टेंट फ़ैसले में ये सेटल किया है कि ईद पर कैसे मुलाकात होगी। ईद का पहला दिन जो है वो माँ के घर में गुजारेंगे और दूसरे दिन और तीसरे दिन बाप आके ले जाएगा बच्चों को, और ले जाने के बाद 2 दिन अपने पास रखेगा, अपने घर में रखेगा, और फिर बच्चों को खुद वापस माँ के पास ड्रॉप करके आएगा। इस ऑर्डर की कंप्लायंस करनी होती है बाप को, और वायलेशन की सूरत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो उसका अजाब नाजिल हो जाता है बाप के ऊपर, अगर वो कंटेम्प्ट वायलेशन करता है, ऑर्डर की वायलेशन करता है। तो आमतौर पर लोग ऐसा रिस्क नहीं लेते कि वो ऑर्डर की वायलेशन करें, लेकिन वो परमानेंट शेड्यूल जो है वो अब कोर्ट अपने फाइनल ऑर्डर में ये तय कर देती है। उसमें फिर ये भी होता है कि समर वेकेशंस हों तो उसमें क्या मुलाकात का शेड्यूल होगा, उसमें फिर ये है कि बच्चों की बर्थडे हो तो फिर भी मुलाकात बाप कैसे करेगा, वगैरह वगैरह। और विंटर वेकेशंस हों तो बच्चे कितने दिन के लिए मिलेंगे,
वो एक लंबी बात हो जाएगी, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन मकसद बताने का ये है कि एक तरीक़ाकार तयन हो जाएगा, तरीक़ाकार मुकर्रर हो जाएगा, बाप मुलाकात करता रहेगा। गो कि उसको परमानेंट कस्टडी नहीं मिली, और परमानेंट कस्टडी ना मिलने की वजूहात जो हैं वो अदालत अपने फ़ैसले में लिखेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अदालत फ़ैसला करते वक्त किन बातों का ख्याल रखती है, उस पर मैं कुछ जजमेंट्स लेकर आया हूँ। ये जो आम लोग, आम अवामुन नास हैं, मेरा वो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये नॉलेज के लिए सुन लें मेरी बात। लेकिन जो जूनियर लायर्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन के लिए, अपने पॉइंट्स नोट करने के लिए मेरे ये रेफरेंसेस हैं, वो नोट भी कर सकते हैं। उनके लिए अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो बड़ी हेल्पफुल होगी। पॉइंट नंबर 1, बच्चों की फलाह व बहबूद फैमिली अदालत की अव्वलीन और अहम जिम्मेदारी है, किसी भी हालत में इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इसमें साइटेशन ये है कि मदर हैज़ ए राइट ऑफ हजीनत अनलेस इट इज़ प्रूव्ड दैट शी इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी वो दिमागी हालत उसकी दुरुस्त नहीं है, पागल है या नीम पागल है, और लिविंग एन इमोरल लाइफ, या गैर अखलाकी और बदनाम ज़िंदगी गुजार रही है, तो फिर उसका वो हक जो बच्चों की कस्टडी का उससे वो महरूम हो जाती है। ये रेफरेंस है 1985 CLC पेज 1576। एक फैक्टर ये है। सेकंड रेफरेंस ये है, चाइल्ड हु कम्स आउट ऑफ वॉम्ब ऑफ मदर, वो बच्चा जो माँ की कोख से जन्म लेता है, हैज़ फंडामेंटल राइट टू बी फेड फ्रॉम बेस्ट, हैज़ फंडामेंटल राइट टू बी फेड फ्रॉम ब्रेस्ट। मतलब ये है कि वो बच्चा जो माँ की कोख से जन्म लेता है, उसका बुनियादी हक है कि वो माँ की छाती से दूध पिए, माँ का दूध पिए। ये उसका बुनियादी हक है, क्योंकि अल्लाह ने बायोलॉजिकली इंतज़ाम करके भेजा है। जो औरत बच्चा पैदा करती है, दूध बाप को नहीं आता, माँ को आता है। तो बच्चा माँ की कस्टडी में होगा तो दूध पिएगा ना, बाप तो दूध नहीं पिला सकता। तो इसमें जो रिपोर्टेड केस है वो है NLR 1995 SD पेज 212। अब इसके बाद आगे एक और जजमेंट है नंबर 3 पे, अंडर हनफी लॉ मदर इज़ एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ माइनर सन अप टू 7 years। अब ये एक डिफरेंट एंगल की बात है। हनफी लॉ के मुताबिक, जो सुन्नी लॉ है, उसके मुताबिक माँ को हक हासिल है कि 7 साल तक वो माइनर लड़के को अपनी कस्टडी में रख सकती है, और फीमेल यानी जो बच्ची है, बेटी है, उसको वो प्यूबर्टी यानी सने बलूगत तक अपने पास रख सकती है। उसके बाद बाप को अदरवाइज़ हक हासिल हो जाता है कि उम्र की बुनियाद पर वो बच्चों की कस्टडी ले सकता है। लेकिन उसमें भी अदालत शहादत लेने के बाद हालात, वाक़यात और बच्चों की वेलफेयर और फलाह बहबूद का तयन करने के बाद बाप को कस्टडी देगी। ऐसे नहीं है कि उससे माँ से उठा के, माँ से छीन के बच्चे बाप के हवाले कर देगी रैंडमली, ऐसे नहीं होगा। इसमें जो रेफरेंस है लॉ का वो है 1988 CLC पेज 556। अच्छा, अब एक और बड़ी जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिंसिपल्स सेटल डाउन किए हैं कि निचली अदालतों को, ये जो सेशन जज की अदालतें हैं, गार्डियन कोर्ट, ये निचली अदालतें होती हैं, और इनको बच्चों की कस्टडी का मामला तय करने के लिए किन पॉइंट्स का जिक्र करना चाहिए, वो सारे पॉइंट मैं गिनता नहीं हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस देता हूँ, उन पॉइंट्स को कंसिडर करेगी। ये जिन पॉइंट्स का मैंने जिक्र आपसे पहले कर दिया है, ये साइटेशन है 2018 SCMR पेज 1991। अब आखिरी जो रेफरेंस मैं देता हूँ उसमें ये कहा गया है कि अदालत की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की हवालगी के लिए उनको मैदान में फुटबॉल ना बनाया जाए, उनको फुटबॉल ना बनाया जाए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर।
अदालत की तरफ से इंतहाई देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है ताकि नाबालिग बच्चे बेहतर माहौल में परवरिश पाएँ और मुआशरे के शरीफ और अच्छे शहरी बने। यही उनकी तरबियत और यही उनकी वेलफेयर है। ये एक प्रिंसिपल ले डाउन किया है सुपीरियर कोर्ट्स ने। इस जजमेंट का रेफरेंस है NLR 2010 CLJ पेज 714। नाज़रीन, मैंने आपको ब्रीफली परमानेंट कस्टडी और ब्रीफली प्रिंसिपल्स जो अदालत ने मलूज़ खातर रखने हैं इन केसों का फ़ैसला करने के लिए, इंटरम कस्टडी और हेबियस कॉर्पस जो मैंने सबसे पहले शुरू में जिक्र किया है कि बच्चे को छीन के ले गया। हेबियस कॉर्पस ये वर्ड है किसी और लैंग्वेज का, इसका मतलब है कि हब से बेजा में रखना, गैर कानूनी तहवील में रखना। गैर कानूनी तहवील से बच्चों को वापस लाने के लिए वो जो है हेबियस कॉर्पस की पिटीशन उसको कहा जाता है। वो हेबियस कॉर्पस का जो इंग्लिश मीनिंग है उसका मतलब है ब्रिंग हेयर दी बॉडी, ब्रिंग हेयर दी पर्सन, यानी अदालत के सामने उसकी बॉडी और उसकी पर्सन उसको लाया जाए और अदालत उसको रेस्टोर करे। अब ये मैंने बातें आपके सामने डिस्कस कर दी हैं, इसमें और भी बड़ी बातें आ जाती हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो यही है कि बच्चे की वेलफेयर की रोशनी में बच्चे की वेलफेयर कैसे डिसाइड होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए दोनों पार्टियों को एम्पल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दोनों पार्टीज़ को मौका दिया जाएगा शहादत का और फिर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का और जिरा का मौका दिया जाएगा। जिरा के बाद पूरा इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा, उस पर फैसला होगा ये कैसे इसका डिसीजन होता है। मैं उम्मीद है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और जो मुझे मैसेज किए गए हैं उसकी रोशनी में मैं बताने में कामयाब रहा हूँगा। आप अपने फीडबैक से मुझे मुतला कीजिएगा और आज का सेगमेंट यहाँ ख़त्म करता हूँ। आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू।